दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 1938 से। साउथ कोरिया में उस समय जापान का शासन था। हिटलर के शासन में चारों तरफ गरीबी और भूखमरी का हाल था। इसी माहौल में साउथ कोरिया के टेगू शहर में जन्मे एक 18 साल के लड़के ली ब्यूंग चुल ने हिम्मत दिखाई और अपने परिवार से मात्र 30,000 वॉन लेकर एक छोटी सी दुकान खोली। नाम रखा सैमसंग संगहोई। लेकिन दोस्तों, ये कोई चमक धमक वाली शुरुआत नहीं थी। ये दुकान सूखी मछलियां, नूडल्स और फल सब्जियां बेचती थी। दोस्तों, सैमसंग नाम के पीछे का रहस्य भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि कोरियन में सैम मतलब 3, संग मतलब सितारे। 3 सितारे कोरिया में 3 लक्की नंबर माना जाता है और यह नाम ली ब्यूंग चुल की हिम्मत, जुनून और कुछ बड़ा करने के दावा को दिखाती है। मात्र 2 साल में ली ने अपना कारोबार बढ़ाया और साल 1940 तक अपना माल पानी के रास्ते साउथ कोरिया से चीन और मंचूरिया तक भेजने लगे। उन्होंने अपनी बिजनेस में खूब मेहनत की और धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगी। 1950 आते आते उनका बिजनेस अच्छा खासा ग्रो कर चुका था। अब तक वे कई शॉप्स और गोडाउन के मालिक बन चुके थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक तूफान आया। 25 जून 1950 कोरियन वॉर शुरू हुई। साउथ कोरिया की आजादी की लड़ाई। इस जंग में सैकड़ों बम गिरे, शहर जल गए और साथ में ली के सपने भी राख में मिल गए। सैमसंग की वो छोटा सा कारोबार, वो गोदाम, सब कुछ टेगू में जलकर खाक हो गया। हम में से ज्यादातर लोग टूट जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, लेकिन वो अलग थे। वो सियोल भागे, हाथ खाली थे लेकिन हौसला भरा था। 1951 में उन्होंने फिर से शुरुआत की। नई कंपनी बनाई, सैमसंग मूलसान। अपना पुराना बिजनेस फिर से शुरू किया, लेकिन अब वो सिर्फ मछली और सब्जियां नहीं बेचना चाहते थे। उनका सपना बड़ा था। इसलिए जब 1953 में वॉर खत्म हुआ, तब उन्होंने दूसरे बिजनेस में भी हाथ आजमाने का सोचा। उधर साउथ कोरिया की सरकार ने देश को फिर से उठाने का फैसला किया। इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात हुई। ली ब्यूंग चुल ने सोचा ये मौका है और 1954 में उन्होंने चेल मोजिक शुरू की। ये थी एक टेक्सटाइल कंपनी। ऊन और कपड़े बनाने का काम शुरू हुआ दोस्तों, और देखते ही देखते यह कंपनी साउथ कोरिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी बन गई। फिर उन्होंने चीलजडांग नाम की फूड प्रोडक्शन कंपनी बनाई और फिर शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बनाई। अब तक सैमसंग सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक बड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज बन रहा था। 1958 आते आते सैमसंग ने इंश्योरेंस और फाइनेंस सेक्टर में भी काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा धमाका होना बाकी था। फिर साल 1960 का दशक आया। साउथ कोरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की हवा चल रही थी। सरकार चाहती थी कि लोकल कंपनियां कुछ नया करें, और ली ब्यूंग चुल ने सोचा क्यों न टेक्नोलॉजी में हाथ आजमाया जाए। 1 जनवरी 1968 सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हुआ। पहला प्रोडक्ट था एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। उस वक्त साउथ कोरिया में टीवी एक सपना था। लोग रेडियो सुनते थे, टीवी सिर्फ अमीरों के पास होता था। लेकिन ली ब्यूंग चुल ने कहा, इसे हर घर तक पहुंचाओ, सस्ता बनाओ, लोकल बनाओ। शुरुआत में टेक्नोलॉजी जापान की सानियों से ली गई, लेकिन जल्द ही सैमसंग ने अपनी फैक्ट्री शुरू की। ये एक जुआ था। जापान और अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक्स के बादशाह थे। सैमसंग उनके सामने कुछ भी नहीं था। फिर भी 1969 तक साउथ कोरिया में सैमसंग के टीवी हर घर में गूंजने लगे। इसी बीच सैमसंग ग्रुप बढ़ रहा था और सैमसंग CNT शुरू हुई, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग। ये कंपनी साउथ कोरिया में सड़कें, ब्रिज और बिल्डिंग्स बनाने लगी। ली ब्यूंग चुल का सपना अब एक ग्रुप में बदल रहा था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे का रास्ता आसान नहीं था। फिर साल आया 1970। साउथ कोरिया इंडस्ट्रियल पावर बनने की राह पर था। सैमसंग ग्रुप भी अब एक नई उड़ान के लिए तैयार था। ली ब्यूंग चुल की नजर दुनिया पर थी और उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। 1770 में कंपनी ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को साउथ कोरिया से बाहर भेजना शुरू किया। पहली बार सैमसंग का नाम ग्लोबल मार्केट में गूंजा। लेकिन दोस्तों, यह आसान नहीं था। सामने जापान के सोनी और पैनासोनिक जैसे दिग्गज थे। सैमसंग उनके सामने एक नन्हा बच्चा था। फिर भी ली ब्यूंग चुल ने कहा, हम लड़ेंगे।
1974 में एक बड़ा दिन आया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना पहला कलर टीवी लॉन्च किया। साउथ कोरिया में लोग हैरान थे। जो देश कभी टीवी का सपना देखता था, वहां अब रंगीन तस्वीरें स्क्रीन पर नाच रही थीं। लेकिन ग्लोबल मार्केट में एक दिक्कत थी, सैमसंग की इमेज। लोग इसे सस्ते प्रोडक्ट्स की कंपनी मानते थे, क्वालिटी पर सवाल उठते थे। फिर भी कंपनी रुकी नहीं। लेकिन दोस्तों, ये ग्रोथ सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी था। 17 नवंबर 1983 सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको चौंका दिया। सेमीकंडक्टर बिजनेस में एंट्री, पहली मेमोरी चिप बनाई, 66 के DRAM। अब ये क्या होता है? ये वो छोटी सी चिप है जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग होती है। लेकिन उस वक्त ये मार्केट अमेरिका और जापान के पास था। इंटेल, टोशिबा, ये थे बड़े खिलाड़ी। सैमसंग के पास न टेक्नोलॉजी थी न अनुभव। फिर भी ली ब्यूंग चुल ने कहा, हम करेंगे। अरबों रुपए लगाए गए, फैक्ट्रियां बनी। साउथ कोरिया की सरकार ने भी साथ दिया। लेकिन ये जुआ था। अगर फेल हुए तो सैमसंग डूब सकता था। और फिर चमत्कार हुआ। 1980 के दशक के अंत तक सैमसंग की चिप्स ग्लोबल मार्केट में छा गईं। 1988 तक वो दुनिया की टॉप सेमीकंडक्टर कंपनियों में शुमार हो गई। ये ग्रोथ का वो दौर था जब सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने साउथ कोरिया को टेक्नोलॉजी का हब बना दिया। लेकिन दोस्तों, हर ऊंचाई के साथ एक खतरा आता है, और वो खतरा 1987 में सामने आया। 19 नवंबर 1987 ली ब्यूंग चुल का निधन हो गया। सैमसंग ग्रुप का वो शख्स जिसने मछली की दुकान से ये साम्राज्य खड़ा किया, अब नहीं रहा। उस वक्त ग्रुप की कमाई $24 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अब सवाल था, आगे क्या? कमान उनके बेटे ली कुन ही ने संभाली, और उनके सामने एक चुनौती थी। सैमसंग की इमेज अभी भी सस्ते प्रोडक्ट्स वाली थी। ग्लोबल मार्केट में लोग इसे सोनी या पैनासोनिक की बराबरी में नहीं देखते थे। कुन्ही ने सोचा, इसे बदलना होगा, और उन्होंने 1988 में एक नया कदम उठाया और लॉन्च किया अपना पहला मोबाइल, SH-100। यह साउथ कोरिया का पहला मोबाइल था। लेकिन सच कहूं, यह उस वक्त के अमेरिकी या जापानी फोन्स से कोसों पीछे था। स्क्रीन छोटी, डिजाइन पुराना और फीचर्स कम। फिर भी यह एक संकेत था। सैमसंग अब मोबाइल की दुनिया में कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा था। 1989 तक सैमसंग ग्रुप साउथ कोरिया का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। उसकी नींव मजबूत थी, लेकिन आगे का रास्ता और रोमांचक होने वाला था। ली के बेटे कुन ही सैमसंग का ब्रांड, जो सस्ते प्रोडक्ट्स के नाम से जाना जाता था, तब तक उसे पूरी तरह से सुधारने वाले थे। फिर साल आया 1990। साउथ कोरिया अब दुनिया के नक्शे पर चमक रहा था, और उसकी सबसे बड़ी चमक था सैमसंग ग्रुप। सेमीकंडक्टर में कामयाबी, कंस्ट्रक्शन में ग्लोबल पहचान और मोबाइल की दुनिया में पहला कदम। सैमसंग अब एक ताकत बन चुका था। लेकिन ली कुन ही जो और चाहते थे, वो सैमसंग को सस्ते प्रोडक्ट्स की कंपनी से निकालकर प्रीमियम ब्रांड बनाना चाहते थे। और दोस्तों, यहां से शुरू हुआ एक ऐसा दौर जो सैमसंग को शिखर तक ले गया, लेकिन साथ में एक ठोकर भी दी। 7 जून 1993 ली कुन ही ने अपने कर्मचारियों को बुलाया। एक मीटिंग हुई जो इतिहास में दर्ज हो गई। उन्होंने कहा, सब कुछ बदल दो, सिवाय अपनी पत्नी और बच्चों के। ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये एक क्रांति का ऐलान था। सैमसंग की इमेज को बदलने का वक्त आ गया था, और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। एक दिन फैक्ट्री में खराब फोन और टीवी देखकर ली कुन ही ने 50,000 डिवाइसेस को कर्मचारियों के सामने जलवा दिया। आग की लपटें उठीं, धुआं फैला, और मैसेज साफ था, क्वालिटी से समझौता नहीं होगा। 1990 का दशक सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ग्रोथ का सुनहरा दौर था। नए टीवी आए, बड़े, साफ और स्टाइलिश। वॉशिंग मशीन और फ्रिज आए, जो हर घर की जरूरत बन गए। 1995 में सैमसंग ने अपना पहला LCD डिस्प्ले बनाया। ये वो टेक्नोलॉजी थी जो आगे चलकर स्मार्टफोन और टीवी की दुनिया बदल देगी। लेकिन ग्रोथ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक नहीं थी। सैमसंग CNT ने साउथ कोरिया में ऊंची इमारतें बनाईं। सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज ने विशाल शिप्स बनाए जो दुनिया भर के समंदरों में दौड़ने लगे।
2000 का दशक आया। टेक्नोलॉजी का नया युग शुरू हुआ। स्मार्टफोन की हवा चल रही थी और सैमसंग तैयार था। 2007 में कंपनी ने अपना पहला टच स्क्रीन फोन लॉन्च किया। यह आईफोन से प्रेरित था, लेकिन अभी पीछे था। फिर 23 जून 2010 को एक धमाका हुआ। गैलेक्सी एस लॉन्च हुआ। यह फोन एप्पल के आईफोन को टक्कर देने के लिए बना था। बड़ी स्क्रीन, शानदार डिजाइन और एंड्रॉयड की ताकत। गैलेक्सी एस ने बाजार में आग लगा दी। 2011 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने नोकिया को पीछे छोड़ दिया। नोकिया, जो मोबाइल का राजा था, अब हारा हुआ योद्धा था। सैमसंग दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन मेकर बन गया। लेकिन ग्रोथ सिर्फ फोन तक नहीं थी। 2009 में सैमसंग CNT ने एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पूरा किया। दुबई का बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। सोचिए, एक कंपनी जो कभी सड़कें बनाती थी, अब आसमान छू रही थी। सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज ने ओनाइल रिग्स और कंटेनर शिप्स बनाए। 2000 के दशक के अंत तक ग्रुप की कमाई $200 बिलियन के पार हो गई। यह सैमसंग का शिखर था। लेकिन दोस्तों, हर शिखर के बाद एक ढलान होती है। 2010 सैमसंग ग्रुप अब एक ग्लोबल ताकत था। स्मार्टफोन की दुनिया में गैलेक्सी एस के साथ नंबर 1, कंस्ट्रक्शन में बुर्ज खलीफा जैसी मिसालें, सेमीकंडक्टर्स में बादशाहत और फाइनेंस में मजबूत पकड़। ये वो दौर था जब सैमसंग आसमान छू रहा था। लेकिन दोस्तों, हर आसमान के नीचे एक जमीन होती है, और 2010 का दशक सैमसंग के लिए ऐसा ही था। शिखर से गिरावट और फिर वापसी का एक ऐसा ड्रामा जो आपको हिला देगा। 23 जून 2010 गैलेक्सी एस लॉन्च हुआ था, और 2011 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने नोकिया को पीछे छोड़कर स्मार्टफोन का ताज अपने सिर पर सजा लिया। हर साल नए गैलेक्सी मॉडल्स आ रहे थे। 2012 में गैलेक्सी S3 ने बाजार में आग लगा दी। 40 मिलियन यूनिट्स बिके। लोग कहने लगे, आईफोन को भूल जाओ, सैमसंग यहां है। 2015 तक सैमसंग ग्रुप की कमाई $300 बिलियन के पार हो गई। लेकिन ली कुन्ही की तबीयत खराब हो रही थी। मई 2014 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वो कोमा में चले गए। उनके बेटे ली जे योंग ने कमान संभाली, और यहां से कहानी में ट्विस्ट आया। 19 अगस्त 2016 को गैलेक्सी नोट 7 लॉन्च हुआ। यह फोन अपने टाइम का सबसे एडवांस्ड डिवाइस था। बड़ी स्क्रीन, पावरफुल बैटरी और स्टाइलिश डिजाइन। लोग लाइन लगाकर खरीद रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। सितंबर 2016 खबरें आने लगीं। नोट 7 की बैटरी में आग लग रही है। पहले एक मामला, फिर दर्जनों। घर में, कार में, यहां तक कि प्लेन में भी फोन फटने लगे। एक वीडियो वायरल हुआ। एक शख्स का नोट 7 जल रहा था। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। न्यूज चैनल्स चिल्लाने लगे। एयरलाइंस ने नोट 7 बैन कर दिया। लोग डर गए। सैमसंग ने जांच शुरू की। पता चला बैटरी में डिजाइन की गड़बड़ी थी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कंपनी के 25 लाख फोन मार्केट में बिक चुके थे। 10 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने 25 लाख फोन रिकॉल करने का ऐलान किया। दोस्तों, ये कोई छोटा झटका नहीं था। $5.3 अरब का नुकसान, यानी 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। शेयर मार्केट में स्टॉक्स गिरे। एप्पल और चाइनीज ब्रांड्स जैसे शाओमी ने मौका लपक लिया। लोग कहने लगे, सैमसंग खत्म हो गया। उसका सबसे बड़ा डाउनफॉल था। इमेज पर ऐसा दाग लगा कि क्वालिटी का दावा हवा हवाई लगने लगा। लेकिन सैमसंग रुका नहीं। कंपनी ने पब्लिक माफी मांगी। 700 इंजीनियर्स ने रात दिन काम किया। 2 लाख फोन और 30,000 बैटरीज टेस्ट की गईं, और एक नया सेफ्टी सिस्टम शुरू किया। 31 मार्च 2017 सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने गैलेक्सी S8 लॉन्च किया। यह फोन एक जवाब था। सेफ, स्टाइलिश और शानदार। लोगों ने फिर से भरोसा किया। 2018 तक सैमसंग फिर से स्मार्टफोन का नंबर 1 बन गया। 2019 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने दुनिया का पहला फोल्डेबल फोन गैलेक्सी फोल्ड लॉन्च किया। यह इनोवेशन की वापसी थी। ग्रुप फिर से आसमान की ओर बढ़ रहा था। 2020 दुनिया एक महामारी से जूझ रही थी। कोविड-19 ने सब कुछ ठप कर दिया। लेकिन सैमसंग ने मौके को लपक लिया। लोग घरों में बंद थे और टेक्नोलॉजी की डिमांड आसमान छू रही थी। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने टीवी,
लैपटॉप्स और होम अप्लायंसेस की सेल्स बढ़ा दी। गैलेक्सी S20 लॉन्च हुआ 5G टेक्नोलॉजी के साथ। और सेमीकंडक्टर्स, वो तो गोल्ड बन गए। गेमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI की दुनिया में चिप्स की भूख बढ़ी और सैमसंग ने उस भूख को भरा। 2020 में कंपनी की कमाई फिर से $200 अरब के पार हो गई। लेकिन दोस्तों, हर चमक के पीछे एक साया होता है। 25 अक्टूबर 2020 को एक बुरी खबर आई। ली कुन-ही, सैमसंग ग्रुप के चेयरमैन, जिन्होंने इसे ग्लोबल ताकत बनाया, इस दुनिया को अलविदा कह गए। 78 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। साउथ कोरिया में शोक की लहर दौड़ गई। अब आगे ली जे-योंग अब अकेले कमान संभाले, जो अभी सैमसंग के वर्तमान चेयरमैन भी हैं। तो दोस्तों, ये थी सैमसंग की बिजनेस की कहानी।